Hello students, welcome all of you again in your geography class and I hope you are doing your studies regularly. So let's continue with our chapter that we already discussed in our previous video, that is chapter transport and communication, and this is the chapter 7th of your book part first. So today we discuss the some of the transcontinental railways. So transcontinental railway क्या है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे मीन्स वो रेलवे ट्रैक जो एक ही कॉन्टिनेंट के टू एजेस को आपस में जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। एक ही कॉन्टिनेंट के दो ऐसे एजेस जो काफी डिस्टेंस पे हैं उनको कवर करता है, मतलब बहुत सारा एरिया वो से लिंक है। सो उन्हें कहा जाता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। सो वन ऑफ द मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये रशिया में है एंड सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। देन ट्रांस कैनेडियन रेलवे, और ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, ये नॉर्दर्न अमेरिका में है। लेट्स रीड दिस टू ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन डिटेल। सो नाउ वी विल डिस्कस ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है एंड ये रशिया में है। सो मेजर रेल रूट ऑफ रशिया पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है एंड ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये 1891 में स्टार्ट हुआ था एंड 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुआ है। और ये कहां से कौन से एजेस को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्ट में है रशिया में, एंड व्लादिवोस्टॉक जो कि ईस्ट में है, उन एजेस को ये आपस में कनेक्ट करता है। लेंथ इसकी है 9332 किलोमीटर एंड लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक है, ये डबल ट्रैक है, सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन है। एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल, इलेक्ट्रीफाइड मतलब जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। हेल्प इन ओपनिंग अप इन एशियन रीजन इन द वेस्ट यूरोपियन मार्केट। जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो यूरोप के वेस्ट मार्केट से भी जुड़ गया है। किसकी हेल्प से? ट्रांस साइबेरियन रेलवे की हेल्प से। सो सपोज करिए ये रशिया है और यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग एंड जो इसके ईस्टर्न एज है यहाँ पर है व्लादिवोस्टॉक, तो इनको आपस में ये कनेक्ट करता है। सो एशिया, जब एशिया है उसकी आसानी से रीच में है, एशिया है वो भी यहाँ पर, उनको भी वेस्टर्न जो मार्केट है, कहाँ का? यूरोप का वेस्टर्न मार्केट है, वहां तक आसानी से वो भी पहुंच सकते हैं। सो हियर वी डिस्कस द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे उसका मैप देखेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग एंड ईस्ट में व्लादिवोस्टॉक, जो ये दो एजेस हैं उनको आपस में ज्वाइन करता है, और बीच में से ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होकर के मॉस्को, देन कजान, देन नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्क, देन चीता, देन खबारवोक एंड उसके बाद में ये लास्ट अपने एज पर पहुंचता है, इट इज व्लादिवोस्टॉक। सो यहां से चाइना भी इसके कांटेक्ट में है एंड कजाकिस्तान भी इसके कांटेक्ट में है यहाँ से। सो अब हम कहेंगे कि जो वेस्ट यूरोपियन मार्केट है वो अब रीच में है ईस्टर्न कंट्रीज के। नाउ वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, दैट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे सिस्टम। सो कैनेडा इज इन नॉर्दर्न अमेरिका। सो हियर दिस रूट कवर्स द वैनकूवर इन वेस्ट एंड हैलिफैक्स इन ईस्ट। तो हैलिफैक्स और वैनकूवर को आपस में ये जोड़ता है, और बीच बीच में जो स्टॉपेज हैं उनमें है कैमलूप्स, कैलगरी, रेजिना, विनिपेग, गुडबरी, ओटावा, क्वेबेक। क्वेबेक ये ग्रेनरी रीजन है, यहाँ पर जो ये प्रेरीज रीजन है, जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर जो वीट है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। मॉनिट्रियल, ये जो मॉनिट्रियल है ये इंडस्ट्रियल एरिया है मॉनिट्रियल, तो क्वेबेक और इंडस्ट्रियल एरिया इसको आपस में भी कनेक्ट करता है ये। एंड लास्ट जो इसका एज है ईस्ट में वो है हैलिफैक्स। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 7050 किलोमीटर एंड ये कंस्ट्रक्शन इसका हुआ था 1886 में। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे। नाउ वी विल रीड एन इम्पोर्टेंट वाटरवेज दैट इज सुएज कैनाल। वर्ल्ड में सुएज कैनाल है, इसका वाटरवेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है
जिनको पहले एक लॉन्ग रूट ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन ड्यू टू स्वेज कैनाल वो अभी थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। सो 1869 में इजिप्ट कंट्री, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, इजिप्ट कंट्री नॉर्दर्न जो अफ्रीका है उसके नॉर्दर्न पार्ट में है, इजिप्ट कंट्री है, वहां के पोर्ट सेट एंड स्वेज, दो प्लेस को जोड़ते हुए ये जो कैनाल है स्वेज कैनाल, ये बनाई गई थी। ये कनेक्ट करती है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को, एंड यूरोप को एक नया गेटवे मिला है इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए। पहले यूरोप को पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके और तब वो इंडियन ओशन तक पहुंचता था, लेकिन इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया है, अभी हम मैप में देखेंगे। एंड 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो 11 to 15 मीटर इसकी डेप्थ है। 100 शिप है वो डेली ट्रेवल करती है, नियर अबाउट एक एस्टिमेशन है 100 शिप है वो डेली इस सुएज कैनाल से ट्रेवल करती है, और सुएज कैनाल को क्रॉस करने में उनको 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं। सो अंडरस्टैंड द सुएज कैनाल विद द हेल्प ऑफ मैप। And what are the and how European countries got benefit by the Suez Canal? Suez Canal से जो ये यूरोपियन कंट्रीज है उनको क्या फायदा हुआ है? सपोज दिस इज यूरोप कॉन्टिनेंट, दिस इज रशिया, दिस इज अवर इंडिया एंड दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इजिप्ट है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो इजिप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है एंड यहाँ पर रेड सी है, और हमने स्वेज कैनाल में पढ़ा था कि मेडिटेरियन और रेड सी को आपस में जोड़ती है स्वेज कैनाल। सो पहले क्या था, जब ये कैनल नहीं थी तो यूरोपियन कंट्रीज को सी रूट फॉलो करते थे, ये अटलांटिक ओशन है, सो सी रूट ये वाला फॉलो करते थे, और तब ये पहुंचते थे इंडियन ओशन तक एंड अदर एशियन कंट्रीज तक। तो इतना सारा ट्रेवल करके और तब आना पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज को सी रूट फॉलो करते हुए इंडियन ओशन तक। सो अभी क्या हो गया, ये है सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल को यहां से बनाया गया, थोड़ा सा टाइम लगा, और इजिप्ट है उसने सबसे पहले सुएज कैनाल बनाया, तो मेडिटेरियन सी को जोड़ते हुए रेड सी से यहां से एक कैनाल निकाली गई, और ये कैनाल यहां से ऐसे करके इंडियन ओशन तक पहुंची। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रेवल था वो इतना घूम के आना पड़ता था कि जो कि बहुत ज्यादा था, और अब ओनली 160 किलोमीटर का ट्रेवल करके और आसानी से इंडियन ओशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि पहले इतना लंबा ट्रेवल करना पड़ रहा था। तो अभी आपको पता चला होगा कि कितना ज्यादा फायदा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज को इंडियन ओशन में, उनको सी रूट फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जो कंट्रीज है वो सी रूट पर ज्यादा डिपेंड होती है। सो सी रूट इनको मिल गया, वो भी इतना शॉर्टकट, तो ये बहुत एक फेमस कैनाल है। इकोनॉमिकली पर्पज से सुएज कैनाल है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सभी कंट्री को। मतलब अगर इंडिया को भी यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से इंडियन ओशन से सुएज कैनाल होते हुए यहाँ पर पहुंचा जा सकता है बिना अटलांटिक ओशन में जाए। नाउ वी रीड द अदर वर्ल्ड फेमस कैनाल, दैट इज पैनामा कैनाल। सुएज कैनाल के बाद में पैनामा कैनाल का नाम आता है, एंड पैनामा कैनाल है वो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। कैसे, देखिए, अटलांटिक ओशन ईस्ट में एंड पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, उनको आपस में कनेक्ट करती है पैनामा कैनाल। इसकी जो लेंथ है वो सुएज कैनाल से कम है, सुएज की 160 हमने पढ़ी थी, और इसकी लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, एंड ये शॉर्टेस्ट कर देती है डिस्टेंस को न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। सपोज कीजिए यहाँ पर न्यूयॉर्क है एंड यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, तो इनके आपस के जो डिस्टेंस को है वो शॉर्ट बना दिया है पैनामा कैनाल ने, अभी हम देखेंगे मैप के हेल्प से। एंड जो कि 13,000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे, अब उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली, जो इसका बेनिफिट है वो ऑब्वियसली सुएज कैनाल से कम है, क्योंकि अभी ये जो नॉर्दर्न अमेरिका की जो कंट्रीज हैं यही आपस में ट्रेड कर रही हैं इसकी पैनामा कैनाल से, जबकि जो सुएज कैनाल है वो बहुत सारी जो कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड कर पा रही है उससे। तो इकोनॉमिक बेनिफिशियल्स के अगर हम बेस लेते हैं तो जो पैनामा कैनाल है उसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस सुएज कैनाल से ज्यादा नहीं है। सो नाउ अंडरस्टैंड द पैनामा कैनाल विद द हेल्प ऑफ मैप। सो यहाँ पर न्यूयॉर्क है एंड हियर इज द सैन फ्रांसिस्को। सो इनका जो डिस्टेंस था दैट इसको की रिड्यूस कर दिया है किसने, पनामा कैनाल ने। हियर इज द कैरेबियन सी एंड हियर पनामा इस्थमस, एंड विद द हेल्प ऑफ यूएस
ये पनामा जो कैनल है इसको बनाया गया एंड अब ये न्यूयॉर्क से और सैन फ्रांसिस्को इस कैनल को क्रॉस करके आसानी से पहुंचा जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए। नाउ वी रीड द इनलैंड वाटरवेज। किसी कंट्री में ही जो वाटरवेज है उनका यूज करके और ट्रांसपोर्ट को यूज करना है तो किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज है, इनका यूज किया जाता है वाटरवे का ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए किसी कंट्री में रिवर, कैनाल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। बोट्स एंड स्टीमर्स का यूज किया जाता है कार्गो मीन्स कॉमोडिटी, सामान, एंड पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के। नेक्स्ट वन इज वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन होगा या नहीं होगा, किन चीजों पर डिपेंड करता है, जो चीजें मस्ट हैं। सबसे पहले नेविगेबिलिटी। नेविगेबिलिटी मीन्स विड्थ देखी जाएगी उसकी, कैनल अगर किसी कैनल के थ्रू आप कर रहे हैं तो विड्थ देखी जाएगी, विड्थ होनी चाहिए कि वहां से जो बोट्स है वो आसानी से जा सके। विड्थ एंड डेप्थ भी देखी जाएगी, ज्यादा डेप्थ नहीं होगी तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। कंटिन्यूटी इन फ्लो ऑफ वाटर, वाटर में फ्लो होना चाहिए कंटिन्यूअसली, तभी जो है जो हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो हो पाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ रहा है, पहले डिफरेंट टाइप के जो इंजन है वो यूज किए जाते थे स्टीमर्स, बोट में, और अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो भी डिपेंड करती है कि अगर आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बोट्स एंड स्टीमर्स है तो आप आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाटरवेज। वाटरवेज कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज। रेलवेज के साथ में कंपटीशन है वाटरवेज का, क्योंकि रेलवेज से भी आप बल्कि गुड्स हैं, बहुत सारे पैसेंजर है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं रेलवेज को। नेक्स्ट, लैक ऑफ वाटर। किसी कोई कैनल है या कोई रिवर है, वहां पर फ्लो नहीं है वाटर का या कम है वाटर, तो वहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट इज पुअर मेंटेनेंस। पुअर मेंटेनेंस मीन्स शिप्स की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, पोर्ट्स है उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम टू टाइम उनको मेंटेन ना किया जाए तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होती नेविगेशन के लिए। सो दीज आर सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इनलैंड वाटरवेज। सो नाउ वी रीड द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज पाइपलाइन। सो अगर हमसे पूछा जाए पाइपलाइन का किस तरीके से हम लोग यूज करते हुए, वाटर सप्लाईज है उनमें पाइपलाइन का हम यूज देखने को मिलता है, लेकिन इट इज यूज एक्सटेंसिवली ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस जो मटेरियल है उसको, जैसे कि वाटर तो हमने देख ही लिया है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, उनको अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ में बिना रुकावट के उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कुकिंग गैस के लिए आप देखेंगे कि जो एलपीजी आप हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी जो पाइपलाइन है वो आ चुकी है कई जगह पर। एंड यूएस में जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा है। बिग इंच पाइपलाइन इज वन ऑफ द फेमस पाइपलाइन। गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो ऑयल फील्ड्स हैं वहां से पेट्रोलियम है उसको डायरेक्टली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है नॉर्दर्न अमेरिका के, वहां पर डायरेक्टली उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग इंच पाइपलाइन। ये पेट्रोलियम की पाइपलाइन है जो कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम में जो ऑयल फील्ड है वहां से नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में जाता है पेट्रोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें अभी मॉडर्न टाइम में बहुत चेंज आया है। वी आर यूजिंग टेलीफोन, मोबाइल्स, इंटरनेट, हम अभी सोशल मीडिया के टच में हैं, ईमेल हम यूज कर रहे हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स है जो कम्युनिकेशन की, नाउ वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कम्युनिकेशन प्रोसेस को मॉडर्न बनाने में। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मॉडर्नाइजिंग डे बाय डे। जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है कम्युनिकेशन की वो सैटेलाइट्स के थ्रू आ रही है। सो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट, हमारे प्लेनेट पर, अर्थ पर जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट है। एंड इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है 1000 मिलियन पीपल को। एक एस्टिमेशन लगाया है कि पूरी जो कंट्री है, पूरी जो वर्ल्ड है, उनकी जो पॉपुलेशन है 1000 मिलियन पॉपुलेशन और 100 से भी ज्यादा कंट्रीज, मतलब जितनी भी कंट्री और जितने भी लोग हैं उनको जो इलेक्ट्रॉनिक जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ये पॉसिबल हो पा रहा है। एंड कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट इमर्ज सिंस, ये सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, ये 1970s के बाद में एक रैपिडली इंक्रीज हो गया जब यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने सैटेलाइट का यूज करना स्टार्ट किया। एंड जब 1970s में सैटेलाइट्स का यूज करना स्टार्ट करा कंट्रीज ने, तो इंडिया ने भी अपने कुछ सैटेलाइट लॉन्च करे थे। जैसे 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट लॉन्च करा गया है। भास्कर फर्स्ट
दैट इज आल्सो इन 1979 एंड रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1980 में। और अभी तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारे हैं जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को पॉसिबल बनाए हुए हैं। सो एंड दीज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज topics. So revise these topics with the help of your notes and read the chapter, NCERT chapter, at least 1 or 2 times, so you will be able to recognize the name of the countries and places and railway, trans railway parts. Your learning work and written work regularly, and keep safe. Best of luck. Thank you.